हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइनर सेल डेथ पाथवेज। मतलब जैसे नेक्रोप्टोसिस होता है, पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस। क्या था सेल डेथ का जो मैकेनिज्म था वो मेनली दो टाइप था, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। लेकिन इसको छोड़ करके भी और भी तरीके हैं, और भी तीन होता है। एक होता है पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और लास्ट है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस मिलकर के नेक्रोप्टोसिस। ओके, और यही तीन जो है ये कम देखा जाता है, ज़्यादातर ये दो पाथवे हैं सेल डेथ के। लेकिन फिर भी डिस्कस करना है। इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट तीन वाला है, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और नेक्रोप्टोसिस। सो नेक्रोप्टोसिस से स्टार्ट करते हैं। तो नाम में ही है नेक्रोप्टोसिस मतलब नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस। यहाँ पे क्या होता है, सेल स्टार्ट होता है ऐसे एपोप्टोसिस से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड तो इन्फ्लामेशन ही होता है। इन्फ्लामेशन मतलब कहाँ पे देखा जाता है इन्फ्लामेशन? वो होता है नेक्रोसिस में सेल डेथ होता है, जिसके वजह से सेलुलर कंटेंट बाहर निकल जाता है। क्यों सेल डेथ होता है? उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होता है। मतलब इन्फ्लामेशन के लिए या फिर नेक्रोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होना, लेकिन एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे होता है, एपोप्टोसिस हो रहा है फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, इसीलिए इसका टर्म है नेक्रोप्टोसिस। ओके, तो एक्चुअली ये एपोप्टोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? कैस्पेज एंजाइम। ये कैस्पेज मीडिएट होता है। कैस्पेज मतलब साइटोसिन रेसिड्यू होता है। ये एंजाइम्स जहाँ जो क्या करता है, एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू जहाँ पे होता है, ASP एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू जहाँ पे होता है, उसके बाद ये क्लीव करता है। एज मतलब कोई एंजाइम के बाद एज देने का मतलब वो हाइड्रोलिसिस करता है। ओके, सो एपोप्टोसिस बट एंड्स एज नेक्रोसिस। ये कैस्पेज इंडिपेंडेंट पाथवे है, इसीलिए ये एक मतलब अगर कैस्पेज डिपेंडेंट होता तो ये इन्फ्लामेशन नहीं होता, यहाँ पे नेक्रोसिस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। और ये क्या है, एक प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस है। क्यों? देखो, ये रिसेप्टर मेडिएटेड, पहले एकदम स्टार्टिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज से स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखो रिसेप्टर इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है। स्टार्ट तो कैसे होता है, TNF रिसेप्टर जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो उसका रिसेप्टर के साथ अगर कंबाइन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, RIPK1 मतलब रिसेप्टर इंटरेक्टिंग प्रोटीन K1 और K3, ये दो को एक्टिवेट करता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे बस रट्टा मारना है, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये जो है दो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम है RIPK1 और RIPK3 RIP। जो करता है क्या, ये एक्टिवेट होने के बाद MLKL नाम के एक मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर रहता है। सेल मेम्ब्रेन, ये दो लेयर मान लेते हैं क्योंकि सेल का मेम्ब्रेन है, लाइपिड बाइलेयर होते हैं। पूरा का हम थोड़ा जूम करके ड्रॉ करें कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन का इनर लेयर है, आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे रहता है MLKL जो कि एक्टिवेट अगर होता है तो क्या होता है, ये जो बिटवीन जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे एंटर करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर एंटर करता है तो MLKL जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो सेल का परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी चेंज हो जाएगा। उसके बाद पूरा का बाकी जो प्रोसेस है वो पूरा नेक्रोसिस से स्टार्ट एंड होगा। सेल स्वेलिंग होगा, कैल्शियम अंदर कैल्शियम आएगा। कैल्शियम बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, जो नेक्रोसिस मतलब उसके बाद तो नेक्रोसिस मतलब वो सेलुलर कंटेंट डाइजेस्ट बाहर आएगा, इन्फ्लामेशन होगा, परमेबिलिटी चेंज हो रहा है इसीलिए, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज अगर होता है तो वो उसके बाद कंटेंट बाहर करने के बाद इन्फ्लामेशन होगा, इसी तरीके सेल डेथ होता है। नेक्रोप्टोसिस, इसका एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल कहाँ पे है, मैमलियन ग्रोथ प्लेट डेवलपमेंट के टाइम पे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। पैथोलॉजिकल कहाँ पे है एग्जांपल, पैथोलॉजी पेनक्रियाटाइटिस में नेक्रोप्टोसिस होता है। पेनक्रियाटाइटिस में सेल डेथ, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में नेक्रोप्टोसिस से होता है।
एक्यूट स्टियाटो हेपेटाइटिस मतलब स्टियाटो मतलब फैट रिलेटेड, स्टियाटो मतलब फैट, ओके। स्टियाटो हेपेटाइटिस फैटी लिवर डिजीज के एक टाइप का होता है। स्टियाटो हेपेटाइटिस वहाँ पे होता है। नेक्रोप्टोसिस न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज जैसे एल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, एल्जाइमर डिजीज़ जहाँ पे नेक्रोप्टोसिस से सेल डेथ हो सकता है, ओके। सो ये था नेक्रोप्टोसिस का एग्जांपल्स और इसका छोटा सा, ये इतना ही छोटा सा इसका कंसेप्ट है। उसके बाद है पायरोप्टोसिस। देखो पायरो मतलब क्या होता है, पायरोजेन मतलब फीवर इंड्यूसिंग, पायरो मतलब फीवर रिलेटेड टू फीवर, तो फीवर होता है और एपोप्टोसिस होता है। ऐसा ये प्रोसेस है जहाँ पे एपोप्टोसिस के बाद फीवर उसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो एक्चुअली एक साइटोकाइन से ये कंडक्ट होता है। साइटोकाइन मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो प्रोड्यूस होता है जब इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में सेल्स कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है साइटोकाइन, जो उस इन्फेक्शन को मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार सके, किल कर सके, लेकिन इन्फेक्शन के बाद सेल सिंथेसाइज करता है, ओके। तो ऐसा एक साइटोकाइन है IL-1 मतलब इंटरल्यूकिन 1। ये क्या करता है इंटरल्यूकिन 1, ये एक टाइप का फीवर इंड्यूसिंग, ये अगर प्रेजेंट रहेगा तो फीवर आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फीवर इंड्यूसिंग साइटोकाइन है एंड इंटरल्यूकिन 1 जो इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे फीवर मतलब फीवर आता है, जो मतलब फीवर प्रोड्यूस करता है, इंटरल्यूकिन 1 की वजह से होता है। तो क्या करता है, माइक्रोबियल टॉक्सिन सेल के अंदर इंटर करता है, वो रिकॉग्नाइज होता है इनोडी लाइक रिसेप्टर, सेल के अंदर रहता है वो इनोडी लाइक रिसेप्टर्स, वो ठीक एक ही उस जैसे जैसे हमारा एपोप्टोसोम एक्टिवेट हुआ था डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे में, यहाँ पे इन्फ्लेमोसोम एक्टिवेट होगा। एपोप्टोसोम क्या कर रहा था, वो कैस्पेस को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन वो कौन सा था, इनिशिएटर कैस्पेस था। इनिशिएटर कैस्पेस को एक्टिवेट कर रहा था, जो क्या था, कैस्पेस 8, 9 एंड 10 डिपेंडिंग ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। 8 था एक्सट्रिंसिक, 9 था इंट्रिंसिक पाथवे का, जो था इनिशिएटर कैस्पेस को, लेकिन यहाँ पे कैस्पेस 1 को एक्टिवेट कर रहा है, जो इसीलिए ये कोई एक प्रॉपर इंट्रिंसिक या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे का इन एपोप्टोसिस नहीं है। और कैस्पेस अगर डिपेंडेंट रहेगा तो उसे एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। एपोप्टोसिस में कैस्पेस डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इसका नाम एपोप्टोसिस। लेकिन यहाँ पे देखो इन्फ्लेमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फेक्शन के बाद भी ये एपोप्टोसिस हो रहा है। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद हम बोले थे वहाँ पे तुम्हारा नेक्रोसिस होता है। इन्फेक्शन के बाद मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इन्फेक्शन के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे एपोप्टोसिस हो रहा है। लेकिन ये बहुत सारे केस में नहीं होता है, कुछ केस में होता है। तो कैस्पेस अगर एक्टिवेट होगा तो वो कैस्पेस 1 ये क्या करता है, डीएनए को तो ब्रेक डाउन करता ही है, साथ में ये इंटरल्यूकिन 1 को भी एक्टिवेट करता है। इसका एक प्रॉपर्टी है, इंटरल्यूकिन 1 एक्टिवेट होगा तो उसका फीवर आएगा, और डीएनए ब्रेक डाउन होगा तो उसका प्रोसेस ये जो है एपोप्टोसिस का है, और क्या है, फीवर इंड्यूसिंग है इंटरल्यूकिन, इसलिए फीवर इंड्यूसिंग है। और देखो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है लास्ट में। क्यों होता है इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये एक टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, मतलब इन्फेक्शन में माइक्रोब्स वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कहीं ना कहीं पे कभी ना कभी करेगा, इसीलिए वो। और यहाँ पे देखो इन्फ्लेमोसोम प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फ्लेमोसोम प्रोड्यूस होने के बाद इन्फ्लामेशन होना ज़रूरी होता है, इन्फ्लामेशन से एंड होता है। सो ऐसे तरीके के तुम्हारा जो पायरोप्टोसिस होता है ये चलता है, लेकिन सारे के सारे इन्फेक्शन में ऐसे नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। ऐसे एक फेरोप्टोसिस है, फेरोप्टोसिस नाम तो इसका एपोप्टोसिस और फेरो प्लस एपोप्टोसिस, लेकिन एक्चुअली ये काम पूरा का पूरा नेक्रोसिस की तरह करता है। कैसे, देखो पता नहीं ये नाम क्यों दिया, फेरोप्टोसिस एपोप्टोसिस क्यों नाम दिया, लेकिन है ऐसा कुछ, पता नहीं क्यों है। देखो यहाँ पे सेल डेथ, फेरो मतलब क्या है, आयरन की वजह से अगर एपोप्टोसिस होता है तो वो होता है फेरोप्टोसिस। यहाँ पे एक्सेस आयरन अगर होगा सेल के अंदर, जब हम फेंटॉन्स रिएक्शन पढ़े थे, देखो
फेंटन्स रिएक्शन में क्या था, फेंटन्स रिएक्शन में वहाँ पे जो आयरन है वो H2O2 को OH माइनस इसमें फॉर्म होने में असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, ठीक है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था और आयरन हेल्प करता है। आयरन अगर बाउंड फॉर्म में नहीं है, देखो सेल के अंदर ना, सेल के अंदर वो आयरन बाउंड फॉर्म में रहता है। वो कौन से फॉर्म में, सेल्यूलोप्लाज्मिन जहाँ पे कॉपर होता है, सेल्यूलोप्लाज्मिन या फिर फेरिटिन, ट्रांसफेरिन, इसके साथ आयरन बाउंड फॉर्म में रहता है, इसलिए फ्री फॉर्म आयरन का एक्सेस नहीं होता है सेल के अंदर, इसलिए वो कंट्रोल होता है फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करने में। ये दोनों के दोनों ही, ये ज़्यादा मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल है, मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल है। तो अगर ज़्यादा आयरन होगा तो ये रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, पोटेंट फ्री रेडिकल भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्री रेडिकल इंजरी ज़्यादा होगा, फ्री रेडिकल इंजरी ज़्यादा होगा। अगर इंट्रासेलुलर आयरन ज़्यादा होता है, फेंटन्स रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, फ्री रेडिकल इंजरी भी होगा। तो वो इंजरी कैसे करता है, बाय लिपिड पेरोक्सिडेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन डैमेज मतलब, देखो मेम्ब्रेन डैमेज मतलब वो नेक्रोसिस होगा उसका, नेक्रोसिस और डेथ। नेक्रोसिस एक टाइप का डेथ है, तो ऐसे ये फेरोप्टोसिस। लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअली नेक्रोसिस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज मतलब उसका नेक्रोसिस ही होता है। नेक्रोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज। कभी कभी किसी में होता है, इंटैक्ट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लाइन, आउटर लाइन होता है डैमेज होने के बाद भी, और किसी में आउटर लाइन जो तुम्हारा लाइनिंग है वो डैमेज नहीं रहता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस में कभी भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका डैमेज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है और फिर भी इसका नाम दे रहा है एपोप्टोसिस, पता नहीं क्यों, लेकिन है ऐसा। तो यही था कुछ 3 माइनर सेल डेथ पाथवे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।